हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम 8 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि हेडलाइंस कौन सी हैं, जहाँ पे हम कौन से न्यूज़ आइटम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पूरा कंटेंट है ये अपन ने हिंदी और इंग्लिश इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का जो मतलब हिंदू से अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश काफ़ी ईजी है। बट फिर भी कई बार आप देखोगे इंग्लिश टू कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बट द मुद्दा जो हमारा यहाँ पे वो ये है कि हमें पेपर समझ में आना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश के टर्म्स अपन मिक्स रेफरेंस में वैसे भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी का अगर प्योर इंग्लिश बैकग्राउंड है या प्योर हिंदी बैकग्राउंड है तो उन्हें समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये छोटे छोटे स्निपेट्स थे। ये अपन देखेंगे कि क्या स्निपेट्स दिए हैं। फिर एक वंदे मातरम को लेके आपको पता ही है कि हम 150 ईयर्स सेलिब्रेट करने वाले हैं वंदे मातरम के। 1875 में जो है वंदे मातरम सबसे पहली बार लिखा गया था। तो वहाँ से अपन 150 ईयर्स काउंट कर रहे हैं। तो वंदे मातरम को लेके कुछ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं, थोड़े कुछ वार्तालाप भी हुए हैं, कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो वो भी थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि बाय द टाइम हो सकता है आप इंटरव्यू देने जाओ अगर, तो जो वंदे मातरम का इशू है वापस से वो पकड़ ले। क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स ना ऐसे लूप में चलते हैं कि कोई इशू जो है वो मतलब सपोज करो कि बहुत ऊपर था, फिर सडनली नीचे आ गया, फिर जैसे ही आप इंटरव्यू देने जा रहे हो फिर से ऊपर उठ गया। जैसे वो इसराइल गाजा वॉर के साथ नहीं हो रहा था कि कभी उनके अटैक्स हो जाते थे तो वो एकदम इशू पर आता था, फिर वो जैसे ही उन्होंने सीज फायर करा फिर नीचे आ गया। तो जो लोगों का इंटरव्यू इस टाइम पे था उनसे तो भर भर के ये इसराइल गाजा और इन सब के बारे में पूछा गया, और जो इसमें थे फिर उनसे नहीं पूछा गया। तो आपको रिस्की क्यों लेना है ना। फिर अपन ये स्ट्रे डॉग्स को लेके जो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पर नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं, वो समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक्चुअली में था क्या वो अपन जानेंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जिसमें ट्रम्प साहब ने एक्चुअली मोदी जी से बात करी थी और उन्होंने बोला है कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया आएंगे। तो उसके बारे में एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, वो जानेंगे। और क्वाड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे एक दो छोटे आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसके बाद ना ये एडवर्टीजमेंट आया था सरकार का, जिसमें वो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे। तो ये ट्रेन्स जो हैं अपन इसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा देखेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि बिहार के इलेक्शंस और जो अपन इलेक्टोरल रोल्स का एसआईआर करवा रहे हैं उसको लेके एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान विजिट करने वाले हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ये COP30 जो अपन ने कल पढ़ा था उसी के कंटिन्यूएशन में है, तो एक बार देख लेंगे इससे पहले कि COP30 स्टार्ट हो जाए। वैसे वो हो गया है। एंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अभी लद्दाख को लेके, आपको पता है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी, लद्दाख प्रोटेस्ट को लेके सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि लद्दाख का जैसे पूरा हिस्ट्री है उसको जानना, ये सोनम वांगचुक कौन है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, अपन थोड़ा सा देख सकते हैं उस वीडियो में। तो बताना ज़रूर अगर आपको लगता है कि हाँ मैम बना सकते हैं इस पर, तो वी कैन मेक, है ना। तो ये थोड़ा सा लद्दाख में इशू चल रहा है, आपको पता है ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसको सब नज़रअंदाज करते हुए सब जारी है। और इसके बाद एक इशू आया है प्रॉपर्टी को लेके। आपको पता है कि प्रॉपर्टी के ना फ्रॉड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट। और मतलब लोगों को लगता है कि उन्होंने रजिस्ट्री करा ली तो प्रॉपर्टी उनके नाम है, पर ऐसा नहीं होता है। अलग अलग इंडिया में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ स्टेट वाइज भी लॉज बदलते हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो उसको लेके एससी ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली हमारे यहाँ पे कमेंट दिया है, वो अपन देखेंगे। और फिर आप देखोगे सबसे बड़ा न्यूज़ आर्टिकल अगर मैं बोलूँ ना आज के पेपर का क्या है, तो वो ये है। आपको पता है रिसेंटली मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यूएस ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला है ना, जो काफ़ी बड़ा है, और कैसे वो उसको घुमा भी रहा है अलग अलग रीजन्स में। वैसे ही चाइना ने आज उसका सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एक निकाल दिया, जिसको वो फूजियान बोलते हैं। उसके बारे में और उसके कुछ थोड़े से फीचर्स समझेंगे। और फाइनली मालदीव्स जो है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है सी में, जैसे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स आता है। तो मालदीव्स अब एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा, ऑब्वियसली खुद की प्रोटेक्शन और इन सब चीज़ों के लिए। और जैसे इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं, वैसे आपको पता है कि साउथ चाइना सी और इधर साइड पे टाइफून्स आते हैं। तो जो ये टाइफून है, अभी आप वियतनाम और फिलीपींस में आपने सुना होगा कि करीबन मतलब 200 लोगों के आसपास टोटल मिला के अभी तक जाने जा चुकी हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक सा टाइफून था। एंड एक इब्राहिम एकॉर्ड्स थे जो बहुत पहले आपने सुने होंगे, जब इसराइल और यूएई यानी दुबई के रिलेशंस जो थे वो आपस में नॉर्मलाइज हो रहे थे। तो उसमें आप देखोगे सूडान, मोरक्को, है ना, बहरीन, तीन और देशों ने उसको ज्वाइन किया था। तो अभी फाइनली ट्रम्प साहब बोल रहे हैं ऐसा कि कजाकिस्तान भी ज्वाइन करेगा। और फाइनली ये कुछ टाइम से मैं आपको पढ़ाई रही हूँ डिजिटल अरेस्ट के बारे में, मैं बता रही हूँ कि कैसे सारे लोग जो होते हैं मोस्टली कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वहाँ बैठ के आप देखोगे ये फ्रॉड करते हैं। तो उसके ऊपर एक रिलेटेड न्यूज़ आई है,
वो अपन जानेंगे। ये न्यूज़ अपन यहाँ पे इतना नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ना वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड जो पीडीएफ है वो जो न्यूज़ करके हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ मैंने अपलोड किया है। तो मतलब इसमें ना कुछ नया नहीं है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो एक हफ्ते पहले हमारा न्यूज़ एनालिसिस आया था, जब ये एक्चुअली सरकार ने डिसाइड किया था कि अब ये जो आरबीआई के गवर्नर है ना, वो बेसिकली अलाउ करेंगे बैंक्स को फाइनेंस करने के लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा डील है, उसमें उन्होंने कुछ कैवियाट्स लगाए हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जिस कंपनी का वो इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही होना चाहिए, बैंक इतना ही फंड कर पाएगा, उसका टीयर 1 एक्सपोजर इतना होना चाहिए। तो अलग अलग मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी। तो ये उसी पे आप देखोगे, आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक गुड स्टेप है। तो ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन यहाँ नहीं लेंगे, पर मैंने इसको हाईलाइटेड पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। फिर आप देखोगे ये एक आया है, हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ 3 इंडियन बैंक्स हैं, है ना, वो टॉप 10 जो बैंक्स होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे 2030 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन जानेंगे कि क्या किसकी बात कर रहे हैं। और फिर एक आर्टिकल था डीप सीक को लेके, जो मैंने कल नहीं बताया था आपको कि जो जेनसिंग हैं निवीडिया कंपनी के मालिक जो है, उन्होंने बोला था कि चाइना का जो एआई गेम है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डीप सीक, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, जेमिनाई है अपने गूगल का, वैसे ही आप देखोगे डीप सीक जो है वो एक चाइनीज़ एआई मॉडल है। तो जनरेटिव एआई मॉडल है बेसिकली, और इसके मालिक अभी बहुत टाइम बाद, मतलब 1-1.5 साल बाद आप देखोगे फिर से ये पब्लिक में आए। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ बताया है। तो वो सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे जो उन्होंने एआई के बारे में बोला है। तो लगभग ये आर्टिकल्स रहेंगे। काफ़ी बड़ा था इनफैक्ट न्यूज़पेपर, और एनालाइज करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बस ये अच्छी बात है कि कल से काफ़ी सारे न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो कंटिन्यूएशन में हैं। तो कुछ भी ऐसा आपको हार्ट ब्रेकिंग टाइप नहीं लगेगा कि अरे बहुत एफर्ट लग गया। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी की, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। तो वो फाइनली आप देखोगे, आपको पता ही जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहाँ पे एक बोस्तवाना करके मतलब देश आता है और एक अंगोला करके आता है। तो हमारी प्रेसिडेंट जो है वो अंगोला और बोस्तवाना विजिट करने वाली हैं, जो अफ्रीकन देश हैं। पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई भी हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इन दो अफ्रीकन नेशंस में विजिट करेगा। इंडिया अफ्रीका की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अभी भी बहुत स्कोप है, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो डिमांड भी अच्छी खासी हो सकती है, मार्केट भी अच्छा खासा मिल सकता है कंपनीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनरल से भरपूर है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो स्कोप बहुत है वहाँ पे कुछ भी करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अफ्रीका एक अच्छा मतलब वो बन सकता है, पार्टनर बन सकता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चाइना ऑलरेडी अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा चुका है, आपको पता है, और इंडिया जो है वो बेसिकली अफ्रीका में बहुत सारी चीज़ें ज़रूर कर रहा है, बट फिर भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे तो अभी तक हमारी एम्बेसीज भी नहीं आई हैं। इसलिए आप देखोगे लास्ट 2-3 सालों में अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे देशों में भी अब इंडिया एम्बेसीज खोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी देश में जाते हैं, हमारे हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड टेक, एनर्जी, हर चीज़ को लेके कोई ना कोई एग्रीमेंट करने की या बात करने की कोशिश करते हैं। फिर ये एक न्यूज़ आइटम है, आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन इस वक्त जो इंडियन टीम के हैं T20 में, वो कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, और उनके रहते हुए जब से उन्होंने कैप्टनसी संभाली है एक भी मैच इंडिया नहीं आ रहा है, तो काफ़ी 100% विन रेट है उनका। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है वंदे मातरम के बारे में। तो वंदे मातरम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1875 में लिखा गया था, और फाइनली उसको जो पॉपुलैरिटी मतलब मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो किसने कंपोज किया था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चैटर्जी, वो एक ही चीज़ है। और फिर आप देखोगे इन्होंने आनंद मठ में इसको लिखा था 1892 में, 1882 में, 1875 के 7 साल बाद उन्होंने 1882 में इसको आनंद मठ में लिख दिया था। और 1896 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पे ये गाया गया था। उसके बाद ये क्लैरियन कॉल बन गया था पूरे देश का, जब 1905 में लॉर्ड कुर्जन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस किया था, तब आप देखोगे ये क्लैरियन कॉल बन गया था कि भारत के अगेंस्ट की, सॉरी, अंग्रेजों के अगेंस्ट पूरा भारत एक साथ एक ही चीज़ मांग रहा था। तो तब आप देखोगे सभी लोग इसको गा रहे थे। जो ये एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, उसमें भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा गाया गया था। 1937 में फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम 2 ही स्टैंजा इसके यूज़ करेंगे, और आपको पता है कि एक्चुअली में तो ये इसमें 5 स्टैंजा है, लेकिन इसके जो 2 ही स्टैंजा हैं हम उसको नेशनल सॉन्ग बना दिए हैं। ठीक है, तो वो और कमेमोरेट करने के लिए इतना अच्छा चीज़ को, तो 1 साल के पूरे सेलिब्रेशंस रखे गए हैं 150 ईयर्स कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं राम माधव जी भी, कि कैसे जो ये वंदे मातरम था ये एक वॉर ऑफ क्राई था। ठीक है, 1000 ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए,
और वंदे मातरम जो था वो एक स्लोगन बन गया था इंस्पिरेशन का, इतनी सारी फैमिलीज़ को इंस्पायर करने के लिए। स्पेसिफिकली वो अक्टूबर 16 1905 वाला, जब कर्जन ने अनाउंस कर दिया था और पार्टीशन बोला था कि कोलकाता का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए वंदे मातरम से रिगार्डिंग। फिर आप देखोगे स्ट्रे डॉग्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने, जो आवारा कुत्ते होते हैं जनरली, जो स्ट्रीट कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो किसी के पालतू कुत्ते नहीं होते, उनको लेके आप देखोगे एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकाला है। उन्होंने ये बोला है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया में डॉग बाइट्स के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया आई थिंक पहला देश है सबसे ज़्यादा जिसमें रेबीज़ के मामले, जो रेबीज़ होता है ना कुत्तों के काटने की वजह से, उससे भी आज तक लोगों की मौत हो रही है। टूरिज्म हो गए, छोटे बच्चे हो गए, है ना, बूढ़े वगैरह हो गए, पेशेंट्स हो गए, इन सबको आप देखोगे जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं उनके काटने से डर लगता है, उनके वजह से इंडिया का इमेज खराब हो रहा है बाहर। ठीक है, अलार्मिंग रेट पे आप देखोगे इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर्स निकाले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है जैसे एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, क्या नाम है उसका, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, है ना। वैसे ही आपके पास एक एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आते हैं, तो उन दोनों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि कैसे इनको स्टरलाइज करना चाहिए, इन डॉग्स को वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेट इसलिए कि कल को अगर ये काटे तो आपको कोई रेबीज टाइप का डिजीज ना हो, स्टरलाइज इसलिए ताकि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े आगे। ठीक है, जितने हैं ये अगर दो हैं तो दो ही रहे, ऐसा नहीं है कि फिर आपको पता है ये 7-8 कब्स को एक साथ जन्म देते हैं तो फिर उनकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे वगैरह के इलाके हैं, रोडवेज वगैरह के, बस डिपो वगैरह हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी बना दी है कि आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, उसका नाम आपको पब्लिकली बताना है। वो बेसिकली म्यूनिसपैलिटी और नगर निगम वगैरह के साथ कॉपरेट करेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करेगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में कोई स्ट्रे डॉग नहीं आए, समझ रहे हो। और अगर आता है ये रिव्यू किया जाएगा, 2 हफ्ते 8 हफ्ते के अंदर उनको बताना पड़ेगा सारे स्टेट्स और यूटीयूज को कि क्या काम हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर एक तो फिर पीनलाइजिंग करी जाएगी। ठीक है, और ऐसा जो पूरा स्ट्रे डॉग को लेकर उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है, उन्होंने बोला है कि पूरे इंडिया में मतलब लागू होगा, और 8 हफ्ते के अंदर अंदर हर स्टेट और यूटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा कि भाई उसने कहाँ तक ये जो पूरा इशू था उसको सॉल्व कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये बोला कि चलो पहले क्या होता था कि जैसे एनजीओज हैं वो आते थे आपके यहाँ पे ये स्ट्रे डॉग्स वगैरह को पकड़ के ले जाते थे, फिर वो स्टरलाइज करते थे, वैक्सीनेट करते थे और उनको वापस उधर ही छोड़ जाते थे। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप उनको वापस छोड़ जाओगे तो फिर पूरी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो उन्होंने मना कर दिया है कि आप उनको वापस नहीं छोड़ के जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये जो बच्चों की सेफ्टी वगैरह होती है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर आता है, और हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी एक चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो। ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता दे चुकी हूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आपको पता ही है कि इनको बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में ये सब लागू करने की ज़रूरत है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और वो इंस्टीट्यूशन का मैंने आपको पहले बता दिया कि नोडल ऑफिसर उनको बनाने पड़ेंगे जो पूरी अपकीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो बाउंड्री वॉल वगैरह बना सकते हैं ताकि ये स्ट्रे डॉग्स और कैटल की जो पॉपुलेशन होती है वो उनके प्रेमाइसेस के अंदर ना आए, और ना ही कोई बच्चे को नुकसान हो कोई डॉग बाइट वगैरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप एक बार देख सकते हो। और बाकी मैंने आपको ऊपर से नहीं, इनफैक्ट डीप पे मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर आप देखोगे यहाँ क्या हुआ था, मैंने आपको क्या बोला कि एनजीओज वगैरह जो होते हैं इनको ठेका मिलता है कि ठीक है आप आ जाओ और है ना ये सारे जो भी स्ट्रे डॉग्स वगैरह घूम रहे हैं उनको ले जाओ। आपको पता है कि बीच बीच में ऐसा होता है कि भाई कोई क्लीननेस ड्राइव चलती है, सारे गायब हो जाते हैं, फिर वापस छोड़ दिए जाते हैं। तो जो दिल्ली की एक एनजीओ है वो बोल रही है कि हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है, इनफैक्ट हम ऑलरेडी फुल चल रहे हैं, हम एक एनक्लोजर में इतने कुत्ते रख सकते हैं, ज़्यादा हम रख नहीं सकते हैं। तो अगर हम रिलीज़ नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर इनके खाने और इनकी व्यवस्था कहाँ से होगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है ट्रम्प की विजिट के ऊपर। तो ट्रम्प साहब ने कहा है कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है, अगर उन्होंने बुलाया है तो वो ज़रूर इंडिया आएंगे। लेकिन इस पे फिर वही वापस था कि क्वाड की समिट इस साल इंडिया होस्ट करना चाहता था, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो गई है जब अपने जो ट्रम्प साहब है वो इंडिया आएंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड के बारे में। देखो क्वाड का जो पूरा नाम है ना वो है क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये एक डायलॉग तरीके का मैकेनिज्म था, एक इनफॉर्मल तरीके का मैकेनिज्म था, किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी मैरीटाइम ट्रेड जो हो रही है ना वो फ्री हो, है ना, वो ओपन हो, इंक्लूसिव हो। ठीक है, उसमें किसी एक का छत्रो राज ना चले।
तो यहाँ पे चाइना ने आपको पता है 9 लाइन वगैरह बना रखी है साउथ चाइना सी में, जिस वजह से वो पूरा हिस्सा अपने आप क्लेम करती है। और फिर इस वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं चाइना की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए क्वाड समिट बनाई गई थी। तो 2005 में आप देखोगे शिंजो आबे जो थे ना जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये आइडिया दिया था। और उसके बाद आप देखोगे 2017 में क्वाड रिवाइव होती है। फिर 2021 में पूरी तरीके से आप देखोगे मीटिंग्स वगैरह हुई हेड ऑफ स्टेट की, और फिर आप देखोगे इसको एक अच्छा दर्जा मिल गया। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए गए। तो क्वाड के बारे में आपको इतना बताना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जहाँ पे हर कंट्री की कोई ना कोई हिस्सेदारी हो बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी में। ठीक है, फिर ये एक आर्टिकल मैंने डाला है जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ आज कितनी डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच आया उस दिन, मेरा वीडियो बंद हो गया, और वो अपने आप हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया हो या क्लोज किया हो, वो अपने आप वहाँ पे आया कि अब आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो आगे की गायब हो गई है, और अब जो पुराना है वो 30 मिनट्स तक ही रिकॉर्ड हुआ है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी इशू आ गया। वही चीज़ देखो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ये हुआ कि टेक्निकल ग्लिच आने से 600 फ्लाइट्स रुक गई, डिले हो गई, है ना। एडवाइजरी इशू करनी पड़ी कि भाई आप अपनी फ्लाइट चेक करके आना, अगर डिलेड है तो घर से लेट निकलना। अब आप देख रहे हो कि हम टेक्नोलॉजी पे कितने ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं कि उसके बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारा ट्रैवल और टूरिज्म भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर आप देखोगे जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना चलती थी ना, जहाँ पे इंदिरा रसोई योजना चलती थी, जहाँ पे आप देखोगे 8 रुपये में पूरी थाली मिलती थी, फ्री न्यूट्रिशन अच्छा खाना मिलता था। वैसा ही आपको पता है साउथ में अम्मा कैंटीन्स, अन्ना कैंटीन्स ये सब चलती हैं। उसी तर्ज पे आप देखोगे 100 अटल कैंटीन्स खोले जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे आपको पता है 25 दिसंबर को आता है, उसको अपन लोग गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन 100 कैंटीन्स खोली जाएंगी, अटल कैंटीन्स दिल्ली में। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगी 100 लोकेशन पे, ताकि लोगों को 5 रुपये में, राजस्थान में 8 रुपये था, अब उनको 5 रुपये में ये खाना मिल सके। ओके, फिर आप देखोगे ये एक एडवर्टीजमेंट आया था सरकार का वंदे भारत पे। तो वंदे भारत की क्या स्पेशलिटी, देखो एक तो ये ट्रेन आपको लग रहा है कि नॉर्मल ट्रेनों जैसी नहीं है, काफ़ी सुथरी हुई है, सुधार है इसमें, है ना। ये बहुत ब्यूटीफुल है, सारी एमेनिटीज़ है, कस्टमर एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। स्पीड इसकी शताब्दी के बराबर है, 160-180 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। लग्जूरियस है, कंफर्टेबल है, थोड़ी महंगी भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोलिजन नहीं हो, इसके लिए हमने कवच सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा आपको। टॉयलेट्स भी इनके ट्रैक के नीचे आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें टॉयलेट्स कैसे हैं, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हो जाएंगे। इसमें प्रॉपर फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह भी हैं। इनफैक्ट जो डिसेबल्ड होते हैं, है ना, देख नहीं सकते, उनके लिए तो ब्रेल में इन्होंने सीट नंबर्स और वो सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि आसानी रहे, है ना। इमरजेंसी आपको पता है कि पूरी ट्रेन में ऐसे पट्टी सी है कि जब भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरफ जाना है। तो ये कुछ फीचर्स हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस के, एंड दैट इज़ वाई जब भी नई वंदे भारत आती है तो लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। फिर आप देखोगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर एक आर्टिकल है, क्योंकि बिहार में आपको पता है इलेक्शन चल ही रहे हैं, और साथ में बाकी स्टेट्स में भी एसआईआर करने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोल रहे हैं कि हम एसआईआर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो हम एक साथ देखेंगे। आपने इस एसोसिएशन का नाम पहले भी सुना है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या है, बेसिकली इंडिया की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, जो वोट्स पड़े हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, उसको लेके काफ़ी सारा रिसर्च करती है। इनफैक्ट एडीआर रिफॉर्म से तो कितनी बार पीआईएल लगाई है, जिसपे पीआईएल पे वो जीते भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे उनका अच्छा, मतलब वो काफ़ी अच्छे अच्छे पीआईएल्स लगाते हैं, तो उसमें उन्होंने एसआईआर में भी एक लगा रखी है। फिर आप देखोगे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भूटान विजिट करेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और भूटान के जो टाइज़ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमने भी एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह साइन कर रखी थी भूटान के साथ। लेकिन आप ये याद रखना कि भूटान एक अकेला ऐसा देश है जिसमें चाइना की एम्बेसी नहीं है, और ना ही वो अलाउ करता है। इनफैक्ट भूटान एक नई चीज़ करने वाला है, वो गैलेफू नाम की एक माइंडफुल सिटी बनाने वाला है। और आपको पता है भूटान एक अकेला देश है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करता है कि लोग कितने हैप्पी हैं, कितना काम हो रहा है, ठीक है। काम पॉइंट ये है कि वो लोग, उनका जो जीडीपी का मेजर है वो हैप्पीनेस है, क्योंकि अगर लोग हैप्पी होंगे तो एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो भूटान को लेके आपको पता है कि भूटान ने भी सोशलिज्म अडॉप्ट किया था, तो भूटान के अभी 5 ईयर प्लान निकलते हैं। ऑल्दो इंडिया के अंदर अब 5 ईयर प्लान बंद हो गए हैं, पर भूटान के अंदर अभी भी निकलते हैं। तो उनका जो 13 5 ईयर प्लान है वो 2024 से 29 के बीच में है, और इंडिया ने बोला है कि उन्होंने जो भी सोचा है उसके लिए हम 10,000 करोड़ तक का पैसा उनको देंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ ग्रांट के फॉर्म में, कुछ लोन के फॉर्म में, बट हम देंगे। और क्योंकि भूटान और चाइना में इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, तो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है COP30 के बारे में। आपको पता ही है कि ये आज से शुरू हो गई थी बेसिकली, और ये बेलेम ब्राज़ील में हो रही है। और
हमने बोला था कि कैसे जो लास्ट कॉप हुई थी उसमें अग्री कर गए थे कि ठीक है जो फाइनेंसिंग है ये 100 से 300 बिलियन कर देंगे, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ को देनी पड़ेगी। बट ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो सफिशेंट बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है, ये अमाउंट हमें ऑलरेडी से ज़्यादा चाहिए, और उसमें भी हमें ग्रांट के फॉर्म में चाहिए, लोन के फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट यूएनईपी की अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आती है, वो ये बता रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको 310 बिलियन डॉलर चाहिए, ठीक है, आज से लेकर 2035 तक हर साल, ताकि वो मतलब देश जो है ना वो बचे रहें। ये जो राइजिंग सी वाटर है या फिर आप देखोगे रिवर्स वगैरह है ना, डेडली स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, तो इन सब से आप बचे रहोगे, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो है लद्दाख के ऊपर, कि कैसे लद्दाख में आपको पता है पहले ही प्रोटेस्ट चल रहे थे कि उनको शेड्यूल 6 का स्टेटस जो है वो चाहिए। अभी आपको पता है कि शेड्यूल 6 जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में कितने शेड्यूल्स है, 12। उसमें से जो छठवां शेड्यूल है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन चारों स्टेट्स में ही है, पर लद्दाख हैज़ बीन आस्किंग कि उसको शेड्यूल 6 का स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। ये वही है जिनसे रणछोड़ दास का कैरेक्टर इंस्पायर हुआ था 3 इडियट्स में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो सोनम वांगचुक जी जो हैं वो भी आप देखोगे स्ट्रीट्स पे आ गए थे, उन्होंने अनशन वगैरह किया था। अभी तो वो जेल चल उनको ले जाया गया है क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि वो ऐसा कुछ भड़का नहीं रहे, वो सिर्फ चाहते हैं कि लद्दाख की जो प्रिस्टीन ब्यूटी है वो सब मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म हो रहा है और अब उनको चाहिए कि वो इसको मेंटेन करें, नहीं तो आखिर में उनको ही सब कुछ झेलना पड़ेगा अगर नेचर का फ्यूरी आता है तो, ठीक है। तो सरकार क्या बोल, अभी क्या हुआ था कि लद्दाख में बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, स्पेसिफिकली जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, हमारा एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे आपने गलवान वैली और ये सब सुना होगा पैंगोंग से, तो उसके आसपास आपको पता ही है कि चाइना के साथ हमारा डोकलाम वाला पूरा इशू हो गया था। उसके बाद से हमने लद्दाख में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग आर्सेनल हो गया, आर्सेनल का असेंबली फैक्ट्री वगैरह हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ताकि हम इजीली चाइना का जो ये अग्रेशन है ना उसको कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। और ये तो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे वैसे भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे एक इशू आया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ब्लॉकचेन वगैरह, तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, क्योंकि इनमें क्या होगा कि अगर एक बार आपने प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे इंक कर लिया, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन क्या होता है ये समझो। इसका नाम क्या है, ब्लॉक और चेन। इसका मतलब है कि ये चेन किसकी है, ब्लॉक्स की। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, तो जैसे आप बचपन में वो नहीं खेलते थे जिससे बिल्डिंग बनाते थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, तो वैसे आपने एक चेन बना ली। अब इसमें जो ये ब्लॉक्स है वो किस चीज़ के ब्लॉक्स हैं, इन्फॉर्मेशन के। सपोज करो ये आप हो और ये प्रॉपर्टी डीलर है पी, जिससे आपने प्लॉट खरीदा है और इसके बदले आप इसको पैसे दोगे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगी। जैसे सपोज आपने इस वाले ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी कि ए ने पी से एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बदले उसने उसको ये वाले पैसे देने का वादा किया है, कुछ पैसे अभी दिए, कुछ पैसे बाद में दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी वो ब्लॉकचेन में लोग होते हैं, वेरीफायर्स वगैरह होते हैं, उनसे बेसिकली वेरीफाई करवाया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। और जब ये सही पाया जाता है तो फिर आप देखोगे इसकी डेट, टाइम और ये सारी स्टैम्प एंट्री होने के साथ एक ब्लॉक एंट्री बन जाती है। अब अगर आगे कुछ भी होगा ना तो वो सारे ब्लॉक्स इसी के ऊपर जुड़ते जाएंगे। तो अगर आपको गलती से कल रियलाइज़ हुआ कि मुझे प्रॉपर्टी वाला ये जो पूरा ब्लॉक है इसको उड़ाना है, तो आप ये आगे के सारे चेंज करे बिना पीछे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में जाके उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम आए। इंडिया में अभी 3 लॉज है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, एक है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक है इंडियन स्टैम्प एक्ट और एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सिर्फ यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के ओनर हो, है ना। तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। फिर चाइना ने अपना सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया है जिसका नाम है फूजियान। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है, जो ये वाले जो कैटापुल्ट्स होते हैं ना एयरक्राफ्ट को उड़ाने और रोकने के लिए, तो उसमें आप देखोगे वो यूज़ कर रहे हैं ये, है ना। और आपको पता है कि चाइना अपना चौथा वाला भी बना रहा है जिसका नाम वो दलियान रखेंगे। एंड आइडिया ये है कि इतना अभी तक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ यूएस के पास था, अब चाइना के पास आ गया। इसका मतलब क्या है कि चाइना के पास पावर है कि वो एडवांस सिस्टम्स चला सकता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है मॉलडीव्स के बारे में। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस जो लिखा है वही है कि मॉलडीव्स जो अभी एयरक्राफ्ट करियर को मतलब मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट होता है उसको अक्वायर कर लेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे फिर उसकी कमिश्निंग भी हो जाएगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो अपन ने बात करी ली है वैसे, कि टाइफून आया था। टाइफून मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है, आपको पता है
कि ये जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके ना अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं, यूएस साइड में हरिकेन बोलते हैं, साउथ चाइना सी साइड में इसको टाइफून बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ था, एक मेजर टाइफून, टाइफून मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली, मतलब जो ऐसे समुद्र में बीचों बीच डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा मिल जाता है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि स्पाइरल करते हुए क्लाउड्स आते ही रहते हैं। तो ये जो टाइफून है कालमा टाइफून कलमाएगी जो था, उसने वियतनाम और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, पेड़ की पेड़ उखाड़ दिए, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी, पावर आउटेज हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं साइक्लोन में। तो आप उनसे क्या कर सकते हो, पहले ही प्रिपेयर्ड होकर रह सकते हो, ताकि आपका जान माल वगैरह का हानि जो है वो कम हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है कजाकिस्तान की वो अब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करेगा। तो इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या थे, बेसिकली आपको पता है इसराइल गाजा से युद्ध कर रहा है, और गाजा के सपोर्ट में सारे अरब नेशंस थे, सऊदी, यूएई, है ना, लेबनान है, लेबनान में हेजबोला ग्रुप, इजिप्ट वगैरह। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि लास्ट थोड़े टाइम पहले इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए थे कि इसराइल के जो टाइज हैं वो यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया, इन सब के साथ तो वो स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि कजाकिस्तान भी अब्राहिम अकॉर्ड साइन करेगा इसराइल के साथ, और ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते हुए स्कैम को लेके। देखो ये अपन बहुत बार बता चुके हैं कि म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे ना ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप की बिल्डिंग्स बनी हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, बैठने करने का, आराम वगैरह के लिए भी रूम्स होते हैं, है ना। आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता है, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों को इसमें आना जाना अलाउड होता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी हो सकती है, बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड इनको ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बस साउथ ईस्ट एशिया का एक केस स्टडी टाइप का मान लो वो दे रखा है, कि जहाँ पे इतने सारे लोग, आज आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी और साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट का एक उदाहरण, मतलब वो होता है ना कि एक प्रॉब्लम लेके बैठे हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाले पे आते हैं कि इंडिया के जो टॉप 3 बैंक्स हैं अब वो वर्ल्ड के टॉप 10 बन जाएंगे। तो जैसे एसबीआई की बात करोगे तो अभी अपनी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो एसबीआई है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड है, मतलब उसका आईपीओ आ चुका है, तो आज उसका मार्केट में उसके शेयर का भाव कितना है और कितने शेयर्स उसके मार्केट में डोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देखोगे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो सेबी के एसबीआई के चेयरमैन है CS सेट्टी साहब, उन्होंने ये बोला है कि एसबीआई जो है वो टॉप 10 में आ जाएगा 2030 तक, ठीक है। तो बस वो इतना ध्यान रखना है। फिर आते एक आर्टिकल के ऊपर जो है फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। तो इसमें कुछ करने पढ़ने लायक नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, बट एज सच मुझे फॉरेक्स रिजर्व बताना था। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इसको फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी बोलते हैं। बेसिकली कोई भी देश होता है, आपको पता है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि उसमें जैसे इंडियन रुपी में तो आप क्या ही एक्सपोर्ट करोगे, कोई डॉलर दे रहा तो समझ में भी आता है कि डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी है। इंडियन रुपी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड में अभी इतना एक्सेप्टेबल है नहीं। तो कोई भी, जैसे अगर आपने कोई सामान इम्पोर्ट किया है तो आपको जो पैसा होता है वो डॉलर में ही देना पड़ता है। इसलिए हर सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे अपनी आरबीआई है, वो एक वॉल टाइप का मेंटेन करती है, और उसके अंदर वो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है। इसमें आप देखोगे मतलब अलग अलग फैकल्टीज, सॉरी, इसमें क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व में आप फॉरेन करेंसी जो एसेट्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, है ना, आपके इन सब चीज़ों को आप मेंटेन करते हो, ताकि आपके कंट्री को कभी भी ऐसे पैसों की कमी ना हो। 1992 में आपको पता है कि जब इंडिया को पैसे की कमी हो गई थी और पूरा क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया था, तो इंडिया ने अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को किराए पे रख के पैसा ले लिया था। तो वही चीज़ है, फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर ही आता है वो गोल्ड का, ठीक है। तो वो चीज़ है। डीप सीक के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे डीप सीक के जो ये फाउंडर थे, ये बहुत सालों बाद अब इनका पब्लिक अपीयरेंस आया है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद अभी आए हैं चैन डेलीसा। तो इनको लेके क्वेश्चन पूछे गए थे कि कैसे जो एआई का इम्पैक्ट क्या होगा ह्यूमंस पे। तो उन्होंने यही बोला था कि एआई जो है ना, उसको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एआई को यूज़ करने का तरीका यही है कि भाई मतलब आपको ह्यूमन की हेल्प करनी है, इन दी एंड ह्यूमन को हेट करना है, आपको ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना है। तो वो खुद वरीड है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में हो सकता है बहुत सारे लोगों की जॉब्स ही चली जाएं, क्योंकि वो म्यूक पॉइंट बन जाएगा ना। और कुछ मतलब
पॉइंट ये है कि सबकी जॉब चली जाएगी जब जो काम एआई कर सकता है बिना रुके 24/7, तो वो फिर एक मतलब होता है ना, एक ह्यूमन को आप देके सैलरी बेसिस पे क्यों रखोगे। तो वो खुद भी इस कंसर्न को जता रहे हैं। तो इसी के साथ आप देखोगे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस आज का ख़त्म होता है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोज़ को लाने के लिए। एंड फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू।